rate of reaction with concentration of reactant। मैथमेटिकल रिलेशन जो होता है, जो हमें ये बताता है कि रेट किस किस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये जो होगा, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, रेट लॉ निकालेंगे, तो उसके अंदर सम होगा, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर concentration of reactant in rate law expression। तो दोनों बातों का मतलब समझते हैं हम। पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के फिर हम ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर जो होगा वो होगा, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, और इस एग्जांपल में मैं कहता हूं कि ए के ए मोल रिएक्ट करते हैं बी के बी मोल से, और सपोज प्रोडक्ट बनाते हैं पी। अगर हमने मैथमेटिकली अब प्रैक्टिकल करके इस रिएक्शन का रेट निकाला, तो सपोज रेट निकला, रेट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो कितनों पर हुआ तो जरूरी नहीं है, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में अब बताया कि ये तो कोफिशिएंट होते हैं। तो ए पार्टिकल है तो जरूरी नहीं है कि रेट ए के ए पार्टिकल पर डिपेंड करे, कम ज्यादा कुछ पे डिपेंड करता है। सपोज एक्स पे डिपेंड कर रहा है प्रैक्टिकली, और बी जो कर रहा है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो टोटल रेट हम लिखेंगे इसके लिए, तो क्या आएगा आपका, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स और बी रेज टू पावर वाई। तो ये जो चीज होगी इसको हम बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका मतलब किसी रिएक्शन को देख करके सीधा नहीं लिखा जा सकता पावर के अंदर कि यहाँ ए और बी है, तो जरूरी नहीं है यहाँ ए के ऊपर ए ही लिखूं या बी लिखूं। ये कोई भी वैल्यूज हो सकती है एक्स वाई। जो एक्स वाई है लास्ट क्लास में मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है और ये थियोरटिकल वैल्यू होती हैं। तो अब इन जो ये पावर्स हैं, ये देखो मोलर कंसंट्रेशन की पावर है, इन पावर का सम करूंगा तो इस रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास रेट लॉ, और इसमें ऑर्डर निकालूंगा तो ऑर्डर क्या लिखा है देखो मैंने ऊपर, व्हाट इज द ऑर्डर। ऑर्डर जो है इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लो एक्सप्रेशन, पहले रेट लो एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब इसमें जो ये एक्सपोनेंट दिखाई दे रही हैं, जो पावर्स दिखाई दे रही हैं, देखो ए की पावर एक्स है, बी की पावर वाई है, तो टोटल ऑर्डर लिखेंगे रिएक्शन का एक्स प्लस वाई। तो एक्चुअल में अगर सिंपल वर्डिंग के अंदर मैं आपको बोलूं कि ऑर्डर क्या होता है, एक्चुअल में ऑर्डर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो, इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज विच शो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा तभी रेट बनेगा। इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज विच शो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में ऑर्डर क्या है, अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें बेटा हम, तो इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज विच शो द चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सपोज ए के यहां मोल 10 ही लिखे हुए हैं, सपोज 10 है, बट लेकिन जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन में 10 में से सिर्फ 2 ही पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, तो ए की पावर 2 हो जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से हमें पता लगेगा कि वो पावर कितना आ रहा है। बी है, बी के बहुत सारे पार्टिकल थे सपोज, लेकिन हमें पता लगा कि उनमें से सपोज 2 थे और 2 के 2 भी हो सकता है चेंज शो करें। तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होंगी उनका जो सम आएगा, मतलब वो स्पीसीज, वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाते टाइम अपनी कंसंट्रेशन में चेंज शो करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। और इसको निकालते किससे हैं, रेट लॉ लिख करके, और उसका जो सम होता है उससे निकालते हैं। तो ऑर्डर जब कभी भी आप निकालोगे, तो जैसे मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो जितना भी जो ऑर्डर होगा बेटा, आपने जो अब ऑर्डर के पॉइंट करें तो ऑर्डर क्या हो सकते हैं, देखो ऑर्डर हमेशा क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ऑर्डर जो होगा वो आपका एक्सपेरिमेंटली
डिटरमाइंड वैल्यू होगी, डिटरमाइंड वैल्यू। तो ऑर्डर हमेशा हमारा एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होगा, ऐसे हमें नहीं पता लगेगा कि किस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो उसको देख के वी कांट डिसाइड जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है ऑर्डर। दूसरी बात, अब देखो उसको कंपेयर करते जाओ। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी इज द theoretical value, but order is the experimental determined value. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग देखो, मोलिकुलरिटी 1 2 3 देखा था, लेकिन ये कुछ भी हो सकती है। इट्स वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अलग अलग स्पीसीज में देखेंगे, इवन मोर देन 3 भी हो सकती है। कि पार्टिकल, कितने पार्टिकल जो है प्रोडक्ट बनाने में एक्चुअल में कंसंट्रेशन में चेंज शो कर रहे हैं। किसी रिएक्टेंट का 1 पार्टिकल भी हो सकता है, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग आएगा। किसी का हो सकता है 1.5 आ जाए तो फ्रैक्शन भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, इवन मोर देन 3 भी हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, और कितनी भी ये वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, एक्चुअल में ये पता कैसे लगेगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होंगी। तो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू होंगी, इसलिए ये हेल्पफुल होंगी रिएक्शन मैकेनिज्म में। इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल टू प्रिडिक्ट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक्चुअल में रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या आएगा उसको डिटरमाइन करने में पता लगेगा। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का पता लग सकता है। और ये आप चेंज अगर करोगे, कोई चलो टेम्परेचर, प्रेशर या कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड्स अपॉन, जैसे मोलिकुलरिटी डिपेंड नहीं कर रही थी टेम्परेचर प्रेशर पर, इट डिपेंड्स अपॉन, जो ऑर्डर होते हैं डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन कैसे, एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो ये जो होती है वो डिपेंड करती है। तो इसमें क्या हुआ देखो, ऑर्डर एक्चुअल में क्या हुआ, व्हाट इज द ऑर्डर। ऑर्डर जो है इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जैसे ऑर्डर आ गया इस रिएक्शन के लिए x प्लस वाई, इट इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। इट्स वैल्यू मे बी नेगेटिव, फ्रैक्शन 1 2 3, मोर देन 3, अलग अलग रिएक्शन में अलग आएगा। इट इज यूजफुल टू प्रिडिक्ट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इससे आप रिएक्शन का मैकेनिज्म पता कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन कंडीशन, मान लो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, प्रेशर चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स आते जाएंगे हमारे पास। तो अब पॉइंट ये आता है कि ऑर्डर को आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो ऑर्डर को हम दो चीजों से निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा से, रेट लॉ से। तो कैलकुलेशन ऑफ, अब देखो जो हम कह रहे थे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, वो एक्सपेरिमेंट से कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन। सर हाँ सर आपने लिखवाया कि ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, तो हाँ, नेगेटिव का मतलब हुआ फिर? नेगेटिव का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं सपोज किसी के, है ना, और वो प्रोडक्ट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने लग जाएं, प्रोडक्ट भी रिएक्शन को बढ़ाने लग जाएं रेट को, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो नेगेटिव होगा। तो एक आधे के रिस्पेक्ट में किसी में नेगेटिव हो सकता है, ओवरऑल नेट नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन आगे चलेगी। तो उसमें सपोज ए के रिस्पेक्ट में 3 आ गया तो बी के रिस्पेक्ट में -1 आ सकता है, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे आएगा। तो वो मे भी हो सकता है कि अगर मान लो रिएक्टेंट बनते बनते प्रोडक्ट बनाने लग गया, प्रोडक्ट बनाते बनाते वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लग गए, किसी के कोई रिएक्टेंट बनने लग गया, तो उस टाइम पे नेगेटिव हो सकती है। क्लियर? यस सर। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे प्लस होंगी, जैसे अभी ये क्वेश्चन आया आपका, माइनस कैसे हो जाएगी सर, फ्रैक्शन कैसे आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर जो होगा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। तो आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हम किससे लिखा सकते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा। अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा हो तो हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैसे, इसमें कुछ मैं हिंट बता रहा हूं जो आगे चल के हम करेंगे भी। जैसे सपोज मैं आपको एक हिंट बताता हूं, जैसे
एक तो आप क्या हिंट की किससे निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल डेटा से, रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता लग जाता है कि ऑर्डर क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने किया था। ये हमें के जो यूनिट है उससे पता लगेगा कि भाई जैसे मैंने बताया था, अगर यूनिट हमारा रेट वाला यूनिट है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आएगा। अगर हमारा सिर्फ पर टाइम है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो उससे भी निकाल सकते हो आप। और दूसरा देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, अगर ऐसा डेटा हुआ है, देखो अगर किसी चीज की मैं स्पीसीज की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं, सपोज किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसी भी स्पीसीज का चेंज कर रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ये चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है। अगर स्पीसीज का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, रेट हमारा कांस्टेंट आए जा रहा है, जैसे मैं कह दूं कि ऊपर वाली रिएक्शन में कि ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं लेकिन रेट में कह दूं जितना पहले था उतना ही रहा, तो इसका मतलब मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ऑर्डर जीरो है। ऑर्डर जीरो है क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो उस स्पीसीज के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है। जीरो ऑर्डर होगा लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जो आपने स्पीसीज कह रहे हो, जिसका चेंज कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुए जा रहा है लेकिन रेट आपका फिक्स बने जा रहा है, तो आप कहोगे ऑर्डर जीरो। एक पहचान ये होगी। दूसरी पहचान देखो, जैसे मैं आपको कह दूं कि किसी भी स्पीसीज का कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज मैं कह रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज बाय एन फोल्ड, मान लो मैंने कह दिया डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, जितना भी फोल्ड करना चाहता हूं मैं कह रहा हूं किसी भी स्पीसीज का कंसंट्रेशन जो हम कर रहे हैं, किसी स्पीसीज का कंसंट्रेशन सपोज डबल कर रहे हैं, टू फोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं, और रेट भी टू फोल्ड इंक्रीज हो जाए, रेट भी इंक्रीज हो जाए बाई एन फोल्ड। जितना फोल्ड से आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे उसी से ऊपर का मतलब मैं इंक्रीज कर रहा हूं बेटा, ऊपर एरो का निशान का मतलब है रेट इंक्रीज कर रहा हूं, उतना ही फोल्ड इंक्रीज हो जाए, तो इस डेटा से डायरेक्ट पता लग जाएगा आपको कि ऑर्डर जो आपका है उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस फर्स्ट हो जाएगा, ऑर्डर होगा फर्स्ट लेकिन पॉजिटिव फर्स्ट। अब मैं इसी बात को कह दूं कि मैं आपका जो कंसंट्रेशन है बेटा वो इंक्रीज कर रहा हूं बाई एन फोल्ड, कंसंट्रेशन बाई एन फोल्ड इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन रेट उल्टा डिक्रीज हो रहा है, और हो रहा है एन फोल्ड ही। ऐसे डेटा मिल रहे हैं मुझे। सपोज मैं कह दूं कि किसी स्पीसीज का कंसंट्रेशन में डबल कर रहा हूं, किसी स्पीसीज का कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं, रेट भी डबल हो रहा है, जितने फोल्ड से रेट जा रहा है उसी से ये हो रहा है, तो मैं कह दूंगा ऑर्डर फर्स्ट है। लेकिन मैं अगर ये बात कह दूं कि किसी स्पीसीज का कंसंट्रेशन में डबल कर रहा हूं लेकिन रेट मैं तो ये टू टाइम कर रहा हूं, वो 1/2 टाइम हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है उसी फोल्ड में, मैं टू टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, वो 1/2 टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है तो फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जब अपोजिट चले तो माइनस लगा देना है। जो अभी आप कह रहे थे ना माइनस ऑर्डर आ रहा है, तो माइनस ऑर्डर ऐसे आता है। इसी टाइप से आप एटलीस्ट जिन जिन का हमें ज्यादा आइडिया करना है, थोड़े थोड़े डेटा दे रहा हूं, बाकी तो सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे। सपोज मैं कह दूं कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का कंसंट्रेशन में बेटा इंक्रीज कर रहा हूं 4 टाइम, इंक्रीज कर रहा हूं एन स्क्वायर टाइम, 4 टाइम, लेकिन जो रेट इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन तो डबल कर रहे हो, तो रेट जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीज बाई 2 टाइम। तो 2 टाइम का मतलब अब मैं इसका 2 टाइम है तो 4 टाइम, अगर मैं कह रहा हूं कि रेट तो मैं 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, ये कंसंट्रेशन तो 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन हमारा आ रहा है 4 टाइम लेकिन रेट आ रहा है 2 टाइम, तो 2 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो हो जाएगा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। या अभी इस पॉइंट को हम अभी थोड़ी देर में करते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर अभी, तो मैं पहले इसको एग्जाम्पल से करते हैं, पहले इसको हटा रहा हूं मैं, वो अपने आप आ जाएगा। आप ऐसे कर लो इसको कि अगर आप अभी दो चीजें समझ लो, अगर मैं किसी स्पीसीज का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं और रेट चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ऑर्डर जीरो है। मैं किसी भी स्पीसीज का कंसंट्रेशन जितने टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, 2 टाइम कर रहा हूं, इधर भी 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम कर रहा हूं, इधर भी 3 टाइम आ रहा है रेट, इधर मैं 4 टाइम कर रहा हूं, रेट भी 4 टाइम आ रहा है,
तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्डर। मैं कर रहा हूं 2 टाइम, इधर आ रहा है 1/2। मैं कर रहा हूं 3 टाइम, इधर आ रहा है रेट 1/3 टाइम। मैं कर रहा हूं 4 टाइम, मतलब ये उल्टा चलने लग गए उतने ही फोल्ड में, एन फोल्ड में, लेकिन उल्टा चल रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर होगा लेकिन नेगेटिव होगा। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन जब डेटा आते हैं तो इससे हमें डायरेक्ट आइडिया लग जाता है। तो एक डायरेक्ट आइडिया तो आपको बेटा यहां से लग गया, और एक मैंने कल बताया फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा देख रहे हैं, फ्रॉम यूनिट ऑफ के। अब यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता लग जाए अगर आपको डेटा दे रखा है। कल बताया था मैंने आपको, अगर यूनिट जो के का यूनिट क्या आ रहा है, मोल पर लीटर पर सेकंड आ रहा है या पर टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर। अगर मैंने बताया था पर टाइम आ जाए, सिर्फ पर सेकंड आ जाए, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां से भी आइडिया लग जाएगा आपको। तो आपको डेटा गिवन होंगे, और डेटा गिवन होंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी की भी कैलकुलेशन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाल सकते हो। मैंने इसलिए नीचे वाले पॉइंट बताए हैं कि आप डेटा देखते ही कंपटीशन में सीधा ऑर्डर बता सको कि भाई ये ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। और निकालने का तरीका भी है मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल की तरह भी करेंगे। जैसे मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं अब इसी बात को, तो दोनों चीजों से सोल्व करेंगे हम। एक आप डायरेक्ट देखते ही बताओगे, तो मेरा ये है कि आपको ऐसा सिखा दें कि आप देखते ही बता दो, भाई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़े, टाइम बच जाए। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है बेटा, एक रिएक्शन हो रही है कि H2S का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, H2 का OH नेगेटिव से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास बन रहा है SO2 गैस, H2 गैस से OH एक्व सॉल्यूशन का रिएक्शन किया, SO2 गैस बन गया और H2O गैस, H2O बन गया सपोज। अब इसमें हमें स्टडी किया गया, डेटा दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमारे पास। एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है कि पहले OH की कंसंट्रेशन दे रखी है हमें, H2S का कंसंट्रेशन दे रखा है, और रेट बता रहा है, रेट ऑफ सपोज डिसअपीयरेंस ऑफ H2S बता रहा है। अब डेटा आपको दे दिया, जैसे फर्स्ट दे दिया एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट नंबर कहता है OH की कंसंट्रेशन ले ली मैंने 1.3 इंटू 10⁻⁻8, और H2S का कंसंट्रेशन मैंने ले लिया 2.1 इंटू 10⁻⁻8, और रेट आया रिएक्शन का 1.4 इंटू 10⁻⁻6। फिर हमने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, कह रहा है सपोज इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं, और नेक्स्ट टाइम वी टेक कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज 3.9 इंटू 10⁻⁻8, एंड सपोज H2S का कंसंट्रेशन उतना ही रखा हमने 2.1 इंटू 10⁻⁻8, और रेट ऑब्जर्व किया तो रेट हो गया 4.2 इंटू 10⁻⁻6। सपोज फिर एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, देन हमने क्या किया, OH की कंसंट्रेशन सेम रखी, इसका कंसंट्रेशन रखा 3.9 इंटू 10⁻⁻8, और H2S का कंसंट्रेशन हमने कर दिया 4.2 इंटू 10⁻⁻8। अब हमने रेट नोट किया 8.4 इंटू 10⁻⁻6 आया। अब हमें क्या करना है, हमें तो एक रेट लो एक्सप्रेशन निकालना है, रेट लो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो बेटा, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो जो लेंदी जो प्रोसेस है जो बोर्ड में यूज करोगे, एक वो है, और एक आप वो होगा जो कंपटीशन में यूज करोगे। आपको देखते ही आइडिया लगने चाहिए कि भाई ये आइडिया है कि यहां से ये आंसर आ सकता है। देखो, अब आपको ये जो रिएक्शन दिया हुआ है उसने कोई बैलेंस ही नहीं किया, कुछ भी नहीं दे रखा, हमें नहीं पता या कितना कोफिशिएंट है, कितना कोफिशिएंट है, इक्वेशन बैलेंस भी नहीं है, हमें रेट लो एक्सप्रेशन निकालना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, कि एज्यूम कर लेते हैं कि रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S का ऑर्डर सपोज x है, और OH नेगेटिव का ऑर्डर सपोज y है। ये रेट लो एक्सप्रेशन है सपोज। अब हम डेटा से x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखो, आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y कांस्टेंट रखो। देखो, सपोज आपने x की वैल्यू तो H2S को ले रहे हो, ये रहा H2S में देखो। अब आप पहले और दूसरे डेटा को चेक करो,
फर्स्ट और सेकंड डेटा को चेक करोगे तो जो वैल्यू बेटा आपकी ये है वही वैल्यू तो ये है। इसका मतलब H2S की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट कर दी। ओके, इसको चेंज कर दिया। ये कितना चेंज हुआ देखो, 1.3 इंटू 10 - 8 से कितना कर दिया, 3.9 इंटू 10 - 8 फर्स्ट और सेकंड में। तो 13 3 जा 39, ये 3 टाइम इंक्रीज किया आपने, ये कांस्टेंट किया, ये OH नेगेटिव 3 टाइम इंक्रीज किया। इधर देखो रेट क्या है आपका, 1.4 इंटू 10 - 6, 4 इंटू 10 - 6, 14 3 जा 42, तो ये भी 3 टाइम इंक्रीज हो गया। मतलब जिसको देखना चाहते हो उसको चेक चेंज लो, और जिसको नहीं देखना उसको एक बार कांस्टेंट रख लो। इन दोनों को कांस्टेंट रखा और OH चेंज किया आपने, तो OH को 3 टाइम्स किया तो ये भी 3 टाइम्स हो गया। तो देखने से ही पता लग रहा है कि OH के रिस्पेक्ट में एन फोल्ड अगर इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन तो रेट भी एन फोल्ड इंक्रीज होगा। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो सीधा ही पता लग रहा है। तो डायरेक्ट देखो कंपटीशन में तो ऐसे ही करोगे आप, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि OH की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स करूंगा, इसको कांस्टेंट रखूंगा तो ये 3 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब जितने टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं उतना रेट बढ़ रहा है। तो OH नेगेटिव का Y जो आ गया वो फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट टाइम क्या करो, इसको कांस्टेंट ले लो। तो ये देखो अब ये दोनों कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, इसके लिए निकाल चुके वैल्यू। अब H2S के रिस्पेक्ट में देखो, H2S का पावर x है। तो अब देखो ये कांस्टेंट किया, ये 2.1 10 - 8 से क्या कर दिया कॉन्सेंट्रेशन चेंज आपने, 4.2 10 - 8, मतलब ये आपने डबल कर दिया। ये डबल कर दिया तो रेट देखो यहाँ पर 4.2 से 8.4, ये भी डबल हो गया। तो जितना फोल्ड इसको इंक्रीज कर रहा हूं उतना फोल्ड ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी फर्स्ट ऑर्डर आ गई, वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो टोटल हमारे पास ऑर्डर आ गया। ये तो हो गया। अब एग्जाम में तो डायरेक्ट आप कह देते 1 और 1, टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। लेकिन अगर हमें पूरा डिटेल सोल्व करना है, लेंदी प्रोसेस ये है, आप 1 बाई 1 सोल्व करो। कैसे लिखोगे आप, पहले लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखोगे, देखो ये OH का कंसेंट्रेशन है, ये H2S का है, तो हम H2S का और OH का लिख रहे हैं। तो हम सपोज ये कहेंगे कि रेट इज इक्वल टू, मैं इसको यहीं चेंज कर देता हूं, रेट इज इक्वल टू, पहले वाला OH है तो पहले वाला OH ले लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हट जाए, ये H2S ले लेते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसा लिख देते हैं। अब देखो आपने क्या करोगे, OH की कंसेंट्रेशन सपोज x है, तो इक्वेशन फर्स्ट में देखो कितनी कंसेंट्रेशन है, 1.3 इंटू 10 - 8 का पावर x इंटू H2S की कंसेंट्रेशन है 2.1 इंटू 10⁻⁸ पावर y इज इक्वल टू, लिख दो रेट, सपोज रेट पहले वाला R1, और R1 रेट कितना है हमारे पास देखो 1.4, रेट लिख दो चाहे 1.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर सेकंड वाला OH की कंसेंट्रेशन 3.9 इंटू 10⁻⁻8, फिर पावर x, क्योंकि ऑर्डर तो फिक्स ही रहेगा x। y का कंसेंट्रेशन देखो सेकंड इक्वेशन में 2.1 इंटू 10⁻⁸ पावर y, दूसरे वाला रेट, दूसरे वाला रेट क्या है, R2 लिख लो, R2 कितना आ रहा है 4.2 इंटू 10 - 6। यहां से इक्वेशन सोल्व, आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हट गए शायद से।
हेलो, हाँ बेटा सुन पा रहे हो मेरी आवाज? यस सर। हेलो, यस सर। तो आवाज आ रही वॉइस ब्रेक हो रही है सर। में? आवाज आ रही? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है? देखो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक बार दोबारा सुन लो। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी का? यस सर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी का? यस सर। हाँ, यस ये सर। सेकंड बेटा मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, एक ये प्रॉब्लम लिखा है मैंने, देखो सेकंड प्रॉब्लम। आपको इसका आंसर देना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन ये आपका, कि मैंने ये लिखा है प्रॉब्लम, 2a+b(c) इक्वेशन गिवन है अपने को। ए की कॉन्सेंट्रेशन, बड़े ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, ए की दे रखी है ऐसे चेंज हो रही है, बी की ऐसे दे रखी है, और रेट ऐसे चेंज हो रहा है। सीधा डेटा देख के कोई स्टूडेंट बता सकता है? सर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ए के रिस्पेक्ट में कितना है? 1 0 1। ए की रेस्पेक्ट 1 है और बी के रेस्पेक्ट में 0 है। सर आवाज नहीं आ रही। भाई सर ही नहीं है। हेलो, हेलो बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। यस हाँ सर। हाँ बेटा, आप लोगों ने आंसर ठीक दिया इसका, कि ओवरऑल ऑर्डर फर्स्ट आया था। ए के रिस्पेक्ट में कितना बताएंगे? 1 ए के रिस्पेक्ट में 1 और बी के रिस्पेक्ट में 0। 0। देखो कैसे कैसे डिसाइड किया आपने, देखो यहाँ ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं मैं 0.2 से 0.4, लेकिन रेट सेम रह रहा है, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ गया। अब बी का कांस्टेंट कर रहा हूं, ए के रिस्पेक्ट कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, तो ए के रिस्पेक्ट में हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ गया। तो देखते ही आप आंसर दे सकते हो, या आप इसको सोल्व कर लो। दूसरा तरीका आपके पास है, जो स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो इसको सोल्व कर लो।
देखो सोल्व कैसे करेंगे, सपोज इस रिएक्शन में रेट जो है वो इस चीज से आप रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर हमने एक्स ले लिया और बी की पावर मैंने वाई ले लिया सपोज। तो मैं अब इसको उल्टा करके चलता हूं। देखो ए की कंसंट्रेशन है 0.1, तो 0.1 की पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन है 0.2 का पावर वाई, इक्वल टू रेट आ रहा है 0.005। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पहले ले रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से डिवाइडेड बाई सेकंड वाली इक्वेशन कर दो, 0.1 का पावर एक्स, 0.4 का पावर वाई, ये आ गया 0.005। देखो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो 1/2 का पावर वाई आ गया और इधर आ रहा है 1। तो अब 1/2 का पावर टोटल सॉल्यूशन, देखो इस वैल्यू का सॉल्यूशन कब 1 हो सकता है, जब किसी की भी पावर में 0 कर दूंगा, तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो आंसर 1 आ जाएगा। इट मींस ऑर्डर जो y की वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। अब दूसरे वाला निकाल लो, सेकंड वाला, इक्वेशन सेकंड थर्ड से निकाल लो, इक्वेशन सपोज सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में कैसे निकालोगे बेटा, सेकंड क्या है वापस लिखो, 0.1 का पावर x, 0.4 का पावर y, इधर आ जाएगा 0.005। फिर इधर नीचे वाले में देखो 0.2 का पावर x, 0.4 का पावर y, और ये आ रहा है आपका 0.010। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2 और ये भी आ गया, तो 1/2 का पावर x और इधर 1/2 का पावर कुछ नहीं का मतलब 1, तो x की पावर 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1, y की पावर 0, तो टोटल रेट क्या आ जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू के, a की पावर 1 और b की पावर 0। इवन देखो इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, यहाँ 2 1 आया था, यहाँ को ऐसा कोई भी 2 और 1 नहीं आ रहा है। इट मींस ऑर्डर अलग चीज होती है, मोलिकुलरिटी और कोफिशिएंट अलग होते हैं। ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे तो आप ओवरऑल ऑर्डर 1 + 0 मतलब 1 हो जाएगा। कोई डाउट बेटा किसी भी बच्चे को, निकाल लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे ऑर्डर का। चलूं मैं आगे। यस सर। देखो एक आप निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटल डेटा से, जैसे मैंने ऑर्डर अभी निकाला, और दूसरा जो होता है वो होता है, सेकंड जो केस है वो होता है ऑर्डर फ्रॉम मैकेनिज्म। ऑर्डर फ्रॉम मैकेनिज्म, अगर हमें किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन है देन भी बेटा हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म जो होता है वो होता है स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन। स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन। बहुत सारे स्टेप हो, और बहुत सारे स्टेप होते हैं तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन तो है ही नहीं, वो बहुत सारे स्टेप में हो रही है। तो स्टेप टू स्टेप डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। और इसमें जो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। जो सबसे स्लो स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मतलब इसको आरडीएस बोलते हो आप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, वो बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो आपका रेट डिटरमिन करने वाला स्टेप होगा। तो इसमें करते कैसे हैं, मेन पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि भाई हमें अगर मैकेनिज्म गिवन हो और ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालें हम। इसके लिए मैं एक रिएक्शन आपसे शेयर करता हूं। जैसे सपोज प्रॉब्लम आ गया, मैंने कह दिया ये रिएक्शन है 2O3 3O2, ये रिएक्शन है। रिएक्शन इज गिवन एज ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, और मैकेनिज्म गिवन है, मैकेनिज्म गिवन है कि पहले स्टेप में O3 जो है आपका O2 बना रहा है प्लस O बना रहा है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका सपोज K2 है, और ये स्टेप मेरे पास फास्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है इस रिएक्शन का। नेक्स्ट स्टेप में जो ये O है, O3 अगेन इस O से रिएक्ट कर रहा है, और ये स्लो स्टेप है, ये सपोज K3 है, और ये फिर बना रहा है O2।
ये चीज जो बना रहा है, तो O2 बना रहा है, 2O2। ये मैकेनिज्म आ गया। आपको क्या निकालना है, वो एग्जामिनेशन में आपको कह रहा है इस रिएक्शन से आपको रेट लो एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। प्रोवाइड रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब आप या तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाल सकते हो बेटा, या मैकेनिज्म से निकाल सकते हो। तो ऐसे केसेस में आपको मैं हिंट दे दूं कि जो आपका रेट होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसमें ओनली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे रिएक्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, O3, प्रोडक्ट क्या है O2। रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी जो बीच की स्पीसीज बनती है, इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं, वो कभी भी नहीं होते। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन may contain reactant और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट नेवर कंटेन इंटरमीडिएट, बट नेवर कंटेन इंटरमीडिएट। किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कभी भी नहीं हो सकता, इंटरमीडिएट। अब जब भी आप सॉल्यूशन निकालो तो स्लो स्टेप से लोगे। ये सपोज स्लो स्टेप है, आपको गिवन होगा ये स्लो स्टेप, और जो दोनों तरफ चल रहा है वो हमेशा फास्ट स्टेप होगा। तो आप सॉल्यूशन निकालोगे तो सबसे पहले आप स्लो स्टेप से स्टार्ट करोगे, क्योंकि स्लो स्टेप आपका रे डिटरमिनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप रे डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप लिखूंगा तो ये क्या चीज है मेरे पास, O3 O, सपोज रेट कांस्टेंट K3 और 2O2। तो क्या लिखोगे आप, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट सपोज K3, और इसके लिए रिएक्टेंट O3 एंड O आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस रेट जो लिखा है इसको ऑब्जर्व करो आप, इसको ऑब्जर्व करोगे तो O3 तो आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, O3 रिएक्टेंट है, लेकिन एक O आ रहा है, और O ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, इसलिए O को रिमूव करना पड़ेगा। और O को रिमूव हम कहां से करेंगे, ऊपर वाले स्टेप से करेंगे, क्योंकि ऊपर स्टेप इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लगा सकते हो आप। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस O की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, फॉर या concentration of O intermediate can be calculated from fast reaction. कैसे, with equilibrium concept. इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट 11th में इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट रखा होगा, अगर वो यूज करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या दी हुई है, देखो आपको तो ये रिएक्शन दी हुई है, O3 इक्विलिब्रियम, इधर K1, इधर K2, और इधर दिया हुआ O2 और प्लस O दे रखा है। O की वैल्यू निकालनी है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बन जाएगी, K1 इंटू O3, K1 इंटू O3। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसके लिए ये रिएक्टेंट है तो ये क्या बन जाएगा, K2 O2 O। तो यहां से बेटा O की वैल्यू निकाल लो, ये वाली O ही तो चाहिए आपको। तो O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, O निकालेंगे आप तो O की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, O की वैल्यू अगर ये O निकालेंगे आप, O इज इक्वल टू K1 O3 डिवाइडेड बाई O2। इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, रेट इज इक्वल टू K3 O3 तो रखा रहना ही दो, और O2 की वैल्यू लिख दो। O का वैल्यू क्या आ गया, K1 O3 O2।
सोल्व करोगे तो K3 और K1 कोई कांस्टेंट कर दिया आपने, K3 K1। सर K2 को क्यों एलिमिनेट करा है हमने? K2 भी लिख दो, K आया जहां पे लिख दो K1O3, तो K2 यहां आ जाएगा, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ K2 भी लिख दो आप। तो क्या आ जाएगा आपका K3 K1 अपॉन K2। इधर कितना हो गया देखो O3, फर्स्ट ऑर्डर ये, फर्स्ट ऑर्डर ये, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। और O2 ऊपर ले जाओगे, यहां फर्स्ट ऑर्डर है, ऊपर ले जाओगे तो -1 ऑर्डर हो जाएगा। ये सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट ले लेते हैं नए वाला, तो K डैश लिख देते हैं, K डैश इज इक्वल टू O3 सेकेंड O2 फर्स्ट आ गया। तो इसका मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट -1 ऑर्डर है, ओवरऑल 2 - 1 ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन के आ गई। तो देखो बहुत, अगर मैं देखूं अब ये तो इतना लंबा तो हमने कैलकुलेशन किया है, नहीं तो इतना आप इजी 1 सेकंड में कर सकते हो। ये कैसे कि आपको क्या करना है, जैसे ये रिएक्शन दे रखी थी, ये क्वेश्चन था आपका, इसमें क्या दे रखा था आपका कि O3 इज इक्वल टू OK3O2, तो K3 इज इक्वल टू O3O, और O की वैल्यू ऊपर से निकाल लो। O की वैल्यू यहीं से डायरेक्ट निकल सकती है, कैसे? O की वैल्यू क्या आएगी, K1 इंटू O3 डिवाइडेड बाई K2O2। मैं अगर डायरेक्ट हिट से करूं इसको, देखो इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट, पहले तो मैं पूरा समझा देता हूं आपको। प्रोवाइड रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो मैंने स्लो स्टेप लिया, स्लो स्टेप O3O2O2 आया, K3 था तो रेट कितना लिखा मैंने, रेट K3O3O। अब रिएक्शन यहीं रोक देता अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते, लेकिन इंटरमीडिएट आ गया है, O आ गया है, O ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो O की वैल्यू बाकी इक्वेशन जो रखी हुई है उससे निकालूंगा जहां होगा ये। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में था, तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल लिया उसको। कैसे निकाल लिया O को? O इंटरमीडिएट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फास्ट रिएक्शन विद इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। क्या ये इक्वेशन सी O3 इक्विलिब्रियम O2O, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K1 इंटू O3 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और K2 O2 इंटू O है, तो इससे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड किया, तो K1 O3 आ गया इज इक्वल टू K2 O2 O आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यहां से O की वैल्यू निकाल ली, O की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, वापस फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो ये ऑर्डर आ गया। तो एक तो ये लेंदी तरीका था, एक देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं अब आपको हर एक केस में, एक तो पूरा डिटेल्स कर रहे हैं और दूसरा हमें शॉर्टकट करना था। सपोज शॉर्टकट यहीं कर देता हूं मैं, शॉर्टकट मेथड। उसमें क्या करोगे पहले स्लो, हाँ बोलो सर एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे जो हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप निकालते हैं सर, वो फास्ट और स्लो के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन सर जो नीचे वाला रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होना चाहिए ना, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैकेनिज्म हमें गिवन होगा, ये मैकेनिज्म जो होगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो इंटरमीडिएट तो यहां भी बन रहा है, ये हमें सारा गिवन होता है कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, वो प्रैक्टिकली से पहले डिटरमाइन किया जा सकता है। भाई दो ही मेथड है ना, या तो पहले जो डेटा याद कर लो, भाई डेटा एक्सपेरिमेंट से निकाल लो कि रेट इतना बढ़ाऊं तो कितना चेंज आएगा, फिर हम रेट निकाल लें, या फिर हम एक मैकेनिज्म बना लें उससे हम डिसाइड करें। अब तो हम उल्टा चल रहे हैं ना, क्वेश्चन उल्टा, तो ये हमें गिवन है कि ये फास्ट है ये स्लो है, हमें अपनी तरफ से नहीं सोचना कि भाई ये इंटरमीडिएट है तो ये जो है ये स्लो हो गया या ये फास्ट हो गया, यहां पर अगर रेडिकल बन गया, तो ऐसा नहीं करना। क्लियर? जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से करना, ठीक? हाँ, अब देखो बेटा इसका शॉर्टकट समझा रहा था मैं। अब ये तो इतना लेंदी हो गया, अब एग्जाम में इतना लेंदी आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो शॉर्टकट कैसे करोगे? देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है आपने बस ये दो स्टेप देखने हैं। दो स्टेप में सबसे पहले स्लो स्टेप को सोचना है। देखो ये देख लिया स्लो स्टेप, ये रहा स्लो, तो स्लो के अकॉर्डिंग रेट देख लो क्या आएगा। स्लो के अकॉर्डिंग रेट आ गया, रेट इज इक्वल टू K3O3O। अब यही चेक कर लो कि जो इसमें आ रहे हैं क्या वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं है तो आगे चलो। जैसे देखो O3 तो ओके था क्योंकि O3 रिएक्टेंट था, लेकिन O नहीं है यहाँ, रिएक्शन जो गिवन रिएक्शन है उसमें O नहीं है, O इसका मतलब इंटरमीडिएट है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू देखो कहां से निकलेगी, तो इस स्टेप को तो ले चुके हो, बाकी बच्चा ये स्टेप, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू तो इसकी निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू किससे निकालोगे? O3 इंटू K1, K1 इंटू O3 डिवाइडेड बाई K2 इंटू O2, डायरेक्ट आ जाएगा O की वैल्यू। इसको देखो आप उल्टा देखो, O इज इक्वल टू K1O3 डिवाइडेड बाई जो इसके साथ वाला है वो डिवाइड कर दो, जो अपोजिट वाला है उसको मल्टीप्लाई, जो साथ वाला है उसको डिवाइड कर दो, तो O की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई ना। ये देखो रेट K3O3 तो रहने दो, और O की वैल्यू क्या लिखोगे? यहीं से देख के लिखो, देखो O की वैल्यू क्या लिखोगे? K1O3 डिवाइडेड बाई O छोड़ दो,
K2O2। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट सपोज K डैश ले लिया आपने, तो O3 का पावर 1, O3 का पावर 1, तो इट मींस O3 का पावर कितना आ गया आपका, रेट इज इक्वल टू O3 का पावर, इसको तो 2 आ जाएगा, फर्स्ट ये और फर्स्ट ये, तो O3 का पावर यहीं लिख देता हूं, O3 का पावर ये K डैश आ गया, O3 का पावर 1 1 ये 2, और O2 ऊपर चला जाएगा -1। तो देखो ये शॉर्टकट में हो गया, 2 स्टेप में हो गया। पूरा करना है तो आप स्लो स्टेप से स्टार्ट लो, अगर इंटरमीडिएट कोई आ रहा है तो अगली रिएक्शन से उसकी वैल्यू निकाल के उसमें रख दो। तो इसका मतलब यू सी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वी हैव 2 प्रोसीजर टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन कौन सा है, फर्स्ट वन है एक्सपेरिमेंटल डेटा। अगर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है बेटा, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे। और दूसरे वाला क्या गिवन है, दूसरे वाला मैकेनिज्म है, जैसे अभी मैंने दिया आपको, मैकेनिज्म से ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर जो है हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? किसी को डाउट यहां तक बेटा? सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर O3 को 2 कैसे लिखा? O3 को 2 कैसे लिखा? देखो O3, ये O3 की पावर 1 हो गया ये, और यहां भी O3 की पावर 1, तो 1 और 1 पावर ऐड होंगी तो 2 आ जाएगा, और O2 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। आया समझ? यस सर। और किसी का बेटा कोई डाउट हो तो? सर मेरा ये डाउट था कि सर जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा सर? हाँ, अगर मान लो किसी रिएक्शन में, जैसे सपोज ये रिएक्शन लिखी हुई होती और इस रिएक्शन की सपोज मॉलिक्यूलरिटी 2 होती, ठीक है, और ऑर्डर भी 2 आता, तो इसका मतलब ये 1 स्टेप रिएक्शन होती, एलिमेंट्री रिएक्शन होती। लेकिन अब देखो, अब मान लो मॉलिक्यूलरिटी 2 दिख रही है हमें, या कोफिशिएंट 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑर्डर तो 2 नहीं आ रहा है ना। टोटल ऑर्डर देखो कितना आ गया, 2 इधर आ गया, -1 इधर आ गया, तो टोटल तो 1 हो गया ऑर्डर इस रिएक्शन का। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी फाइनल रिजल्ट सेम आए, देन इट मींस वो हमारी 1 स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्लियर? यस सर। तो ये नोट भी लिख लो, अच्छा पॉइंट है ये। इसका मतलब जिस भी मैकेनिज्म में आपको ऑर्डर माइनस या फ्रैक्शन में दिखाई दे रही है ना बेटा, इसका मतलब वो सिंपल रिएक्शन है ही नहीं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है, तभी फ्रैक्शन या माइनस बन रहे हैं। तो यहां पर हमारा क्या एक नोट आ जाएगा, फॉर 1 स्टेप, 1 स्टेप मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर 1 स्टेप रिएक्शन molecularity is equal to order of reaction। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एक, जैसे N2O5 था, N2O5 का डिकम्पोजिशन करो आप, तो ये बन जाएगा 2NO2 प्लस O2 हाफ O2। तो यहां देखो, अब ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, इसकी देखो यहां 1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 1 और मोलिकुलरिटी भी 1। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको फ्रैक्शन या नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट्री हो ही नहीं सकता, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसमें आपका मल्टीपल स्टेप आएंगे। क्लियर बेटा? आगे चलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या? ये रिएक्शन जो आपने बताई अभी N2OS वाली, ये N2O5 है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। हाँ, ये 2NO2 हाफ O2 बना रहा है ये सपोज। तो N2O5 में जो बैलेंस इक्वेशन कोफिशिएंट भी 1 दिख रहा है, ऑर्डर भी, मोलिकुलरिटी भी 1 दिख रही है, और प्रैक्टिकल से पता लगा है कि ऑर्डर भी 1 है। तो इसका मतलब जब ऑर्डर और मोलिकुलरिटी एक जैसी आ रही हो तो वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। तो फॉर 1 स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलरिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट ये क्या करना पड़ेगा, देखने से पता नहीं लगेगा, ये हमें याद करनी पड़ेगी कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी होती हैं। जो मैंने कल आपको 3-4 रिएक्शन लिखवाई थी जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमें याद करना पड़ेगा कौन सी ऐसी सिंपल रिएक्शन है। भाई कॉम्प्लेक्स की पहचान फिर भी पता लग जाती है, लेकिन सिंपल की पता नहीं लगती हमें।
क्लियर? यस सर। यस सर। चलो बेटा, तो आगे करते हैं। अब एक एक की केमिकल काइनेटिक्स करते हैं, मतलब कैलकुलेशन वन ऑर्डर को अलग से लेके करते हैं, मल्टीपल ऑर्डर को अलग से लेके करते हैं। आपके सिलेबस में बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, इसलिए मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ले रहा हूं मैं आप। हम ले रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant raised to power 1। अगर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होता है तो देन उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। सपोज कोई रिएक्शन है, उसका रेट ऐसे लिखा हुआ है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन का पावर, ये प्रैक्टिकली पता लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, 1 आ गया सपोज प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखते हैं। सपोज कोई बेटा रिएक्शन है ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहा है पी, और इसका रेट कांस्टेंट है K1। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि इनिशियली T इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, T इज इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ है उस टाइम पे इसकी A की कंसंट्रेशन है A मोल पर लीटर, A मोल पर लीटर था और प्रोडक्ट नहीं था उस टाइम पे। सपोज T टाइम चला गया तो A में से सपोज कुछ X पार्ट चला गया, तो A में से X, जैसे यहां 1 लगा हुआ है तो 1x निकाल दो, X का इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो A में से 1x चला गया, जितना ये जाएगा इतना P बना हुआ है तो यहां भी ये X बन गया। T टाइम के बाद A में से 1x गया, जितना यहां से जाएगा, जितना कोफिशिएंट यहां है उतना बनेगा, तो 1x बन गया। क्लियर? अब मुझे इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं हम? देखो रेट लिखने के तरीके तो बहुत हैं इस रिएक्शन के। रेट कैसे लिख सकता हूं? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ ए बाय dt, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, या प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिख सकते हो dp बाई dt। रेट में ऐसे लिख सकता हूं, या रेट कैसे लिख सकता हूं मैं? ये डिफरेंशियल फॉर्म आ रहा है, तो मैं रेट लिखना चाहता हूं तो ए की कंसंट्रेशन लिख दूं जो चेंज हो रही है, जैसे a माइनस एक्स लिख सकता हूं यहां पर, डी ए की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स बाई डी टी। प्रोडक्ट में लेना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख सकता हूं dx बाई dt। ये लिखने के तरीके हैं बेटा, कैसे मर्जी लिख सकते हो आप। जो हमें सबसे डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन में सबसे इजी सोल्व होगा वो हम उठा लेंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो अब क्या है कि मैं रेट इस रिएक्शन का ए के रेफरेंस में डीए बाई टी टी माइनस डीए बाई डी टी लिख सकता हूं, पी के रेफरेंस में डीपी बाई डी टी रख सकता हूं, ए की वैल्यू भी रख सकता हूं, ए की वैल्यू टी टाइम पर कौन सी वाली, यानी कि ये टी वाला होता है, टी टाइम पर होता है ये। तो ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर सपोज ए माइनस एक्स है तो वो भी लिख सकता हूं डी बाई डी टी, प्रोडक्ट में एक्स है तो डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर बेटा सभी का? अब ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गया हमारा। अब सपोज इंटीग्रेशन फॉर्म करते हैं हम। मतलब अब रिएक्शन चलने लग गई, सपोज चलती गई चलती गई चलती गई होती जा रही है और फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं सपोज सबसे इजी तरीका ये होता है कि रेट यहां से रिप्रेजेंट कर लें। तो रेट कितना आया? सपोज dx बाई dt। तो मैं पहले एक स्टेप और लिख देता हूं, ये वाला। किसी भी रिएक्शन का रेट अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट
जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, जो भी रिएक्टेंट लिया आपने से ए की कंसंट्रेशन ली है तो ए की पावर 1 टी टाइम पे लिख सकते हैं। रेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, इनमें से किसी से भी कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा इजी हमारे लिए ये होगा dx बाई dt। तो रेट कैसे लिख लेता हूं मैं, dx बाई dt इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पे नोट करनी है, ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पे a माइनस एक्स। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म एक साथ ले आते हैं, dx बाय अपॉन a माइनस एक्स और dt उधर ले जाते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब रिएक्शन जब से स्टार्ट हुई है और जब तक फाइनल तक होगी, 0 टाइम से लेके t टाइम तक जब भी होगी, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं लिमिट से। अगर आप पहले लिमिट नहीं बता रहे कि रिएक्शन चले जा रही है, तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा बेटा, देखो अब ये एक डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन है, dx अपॉन a माइनस एक्स होता है, माइनस आ गया ना तो माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, k का k, dt का टोटल इंटीग्रेशन t। अब कोई लिमिट नहीं लगाई थी इसलिए मैंने कोई कांस्टेंट लिख दिया c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सॉल्यूशन कर दिया मैंने, dx अपॉन a माइनस एक्स याद कर लेना, आता है डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छी बात है, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब मुझे ये लिमिट निकालनी है, लिमिट नहीं लगाई मैंने, कहां से कहां तक है। लिमिट कैसे निकालते हैं, लास्ट तो नहीं पता हमें रिएक्शन कहां तक पहुंचेगी, लेकिन इनिशियल तो पता है। इनिशियल हमें पता है जब टाइम स्टार्ट हुआ था तब x की वैल्यू 0 थी, मतलब प्रोडक्ट 0 था बेटा। जब टाइम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे प्रोडक्ट 0 था, तो मैं लिख सकता हूं इफ c की वैल्यू के लिए निकाल रहा हूं, इफ t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, पढ़ना भी सीखते जाओ, मैथमेटिक्स को पढ़ना। जब टाइम 0 था उस टाइम पे x की वैल्यू 0 थी, इफ t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, सो इक्वेशन फर्स्ट तो माइनस नेचुरल लॉग a x की वैल्यू 0, k t की वैल्यू 0, c की वैल्यू निकालना चाहते हो आप तो c की वैल्यू आ गई माइनस लॉग a, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड में जो आपके पास आया है इसको आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स के टी प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग a। माइनस लॉग इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर मैं सपोज के टी को इधर लिख दूं, एक एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूं, तो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स आ जाएगा बेटा। लॉग a माइनस लॉग b की सोल्व करोगे तो माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा ये, तो मैं लिख लूंगा के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इसको सोल्व करोगे, नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग ओपन करूंगा तो 2.303 log 10 होता है, बेस 10, तो log 10 लगा देते हैं। तो log 10 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, k log 10 लगा देते हैं तो 2.303, ये t इधर ले आ जाते हैं, t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये एक फार्मूला आ गया रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। a यहां पर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे रिएक्टेंट a लिया था, इनिशियल मतलब 0 टाइम पर a नॉट भी लिख सकते हो। a माइनस एक्स का मतलब क्या है, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, पहले स्टार्टिंग में कितनी थी, अब t टाइम के बाद कितनी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन t टाइम पर। और यहां जो t लिख रहे हो,
टी का मतलब है टाइम, इंटरवल, कितने टाइम में अभी रिएक्शन हुआ है, कितना टाइम इंटरवल हुआ है, कितना टाइम लगा है रिएक्शन होने में। के का मतलब है रेट कांस्टेंट, और ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा, और डेरिवेशन की भी सीखना है आपने। देखो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं सारा इसको, जिस भी बच्चे को जहां डाउट हो वो मेरे से पूछ लेना। देखो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कौन सी रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। अगर रिएक्टेंट की पावर 1 पर रेट डिपेंड करता है, क्योंकि रेट का पावर भी 1, कंसंट्रेशन का भी 1, तो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज हमको एक रिएक्शन दिया हुआ, ए से प्रोडक्ट बना रहा है और फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जब T0 था, T0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, उस टाइम पे ए की कंसंट्रेशन थी ए मोल पर लीटर और प्रोडक्ट था ही नहीं, मतलब जीरो था। जब टी टाइम गुजर गया, टी टाइम के बाद ए में से एक्स चला गया सपोज, तो ये कितना रह गया, ए माइनस एक्स। ये जितना जाएगा उतना ही ये बनेगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक्स बन गया। इस रिएक्शन का रेट मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ए की टर्म में भी लिख सकता हूं, प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकता हूं। ए की टर्म में लिखूंगा तो डिसअपीयरेंस लिखना पड़ेगा माइनस डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट की रेफरेंस में लिखूंगा तो प्लस बनना पड़ेगा डीपी बाई डी। ए कौन से वाला है, जो टी टाइम पर है, तो ये ना लिख करके ए की कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूं डी ए माइनस एक्स बाई डी टी, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूं डी एक्स बाई डी टी। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं कि रिएक्शन टी टाइम 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसे चलती जा रही है रिएक्शन, तो इसके लिए मुझे छोटे छोटे स्टेप्स का टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि टोटल रिएक्शन में क्या टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे इजी हमारे लिए ये पार्ट था डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि यहां ज्यादा वेरिएबल नहीं है, ए माइनस एक्स वगैरह नहीं है, तो मैंने इंटीग्रेशन फॉर्म में रेट लिखा है, किसी रिएक्शन का रेट के ए की कंसंट्रेशन के पावर 1 के बराबर। हाँ बोलो बेटा। बोलो सर। कुछ नहीं आप। हाँ, रेट इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, सपोज कोई रिएक्शन लिखी, रेट जो है रेट कांस्टेंट। हाँ बेटा बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है बेटा मेरी जो मैं बोल रहा हूं। हेलो। यस सर, अब आ रही है। हाँ, ये देखो रेट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के रेट कांस्टेंट और ए की पावर 1। रेट को कैसे क्या लिख सकते हो, इसमें से किसी भी टर्म को यूज कर सकते हो, मैंने ये टर्म यूज कर ली, इजी है सबसे, डी एक्स बाई डी टी। तो रेट मैंने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी, के की जगह के लिख दिया, ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर, ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर ए माइनस एक्स थी, मैंने लिख दी। अब एक्स भी कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन टर्म एक साइड ले गए हम, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, के ये रहा, डी टी इधर ले गया, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। यहां जो मैंने किया है वो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, माइनस लगा हुआ है बीच में तो माइनस आगे आ जाएगा, और लोग ए माइनस एक्स, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का सॉल्यूशन माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स के टी प्लस सी। जब लिमिट नहीं होती है तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू दो लिमिट से निकल सकती थी, या तो स्टार्टिंग से या फाइनल से। फाइनल तो हमारे पास है नहीं कब तक रिएक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ आइडिया थे। स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, इफ टाइम 0 कर दिया जाए, ये रहा टाइम 0, तो उस टाइम पे एक्स की वैल्यू 0 थी, मतलब प्रोडक्ट बना ही नहीं था उस टाइम पे। तो इफ टी इज इक्वल टू 0 देन प्रोडक्ट इज 0। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है, माइनस नेचुरल लॉग ए एक्स की वैल्यू 0, के टी की वैल्यू 0। तो के को 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो मेरे पास सी का वैल्यू आ गया, तो माइनस लॉग ए आ गया सी का वैल्यू। इस सी की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में वापस डाल दिया, जो यहां किया था ये वाली। तो ये क्या आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डाला तो बेटा ये आ गया माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और ये सी की वैल्यू जो रखी थी हमने वो सी की वैल्यू आ गई। तो माइनस इधर वाला मैं इधर ले गया तो प्लस हो गया लॉग ए, और ये माइनस लॉग ए माइनस एक्स के टी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस एक्स। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी, तो उसको मैंने सोल्व कर लिया। तो के टी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आ गया, और नेचुरल लॉग ओपन करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो लॉग हटा के मैंने 2.303 और लगा दिया। तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन
ए माइनस आ गया, रेट एक्सप्रेशन आ गया, इट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड व्हाट स्टैंड फॉर देयर, ए स्टैंड फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको ए जीरो भी लिख सकते हो आप, ए माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ये टी टाइम पे लिख सकते हो, टी यहां पर टाइम इंटरवल है और के रेट कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये एक रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर? आगे चलो। यस सर। ये तो बेटा एक डेरिवेशन था, एक एक्सप्रेशन था। अब क्या है कि इसकी इंपोर्टेंस पता करते हैं, हमें इसका क्या क्या हमें इससे पता लग रहा है, ये मैथमेटिक्स हमें क्या क्या बोल रही है। तो हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहचान क्या है? हम डेटा देख के कैसे डिसाइड करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? देखो पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट मैंने कहा था कि आप जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो आप कंसंट्रेशन चेंज करके आप देख सकते हो। तो क्या चेंज हमने क्या किया था? फर्स्ट वाला पॉइंट, इफ, ये एक अच्छी पहचान है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट increase by n-fold, then rate of reaction is also increased. Rate of reaction is also increased by n-fold. मतलब रिएक्शन कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट भी डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन ट्रिपल करें तो रेट भी ट्रिपल हो रहा है। तो जितना फोल्ड आप इंक्रीज कर रहे हो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, रेट भी रिएक्शन का उतना ही फोल्ड इंक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए हम लिखते हैं कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जो भी हमारा रिएक्टेंट है, जैसे ए रिएक्टेंट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर फर्स्ट आ जाएगा। इस चीज से आप ग्राफ बना सकते हो। ये देखो, ये इक्वेशन आप ग्राफ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उसका रेट देखो आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट सपोज y है, इज इक्वल टू इक्वेशन देखो m कांस्टेंट आ गया, ये x। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपने ए की कंसंट्रेशन लिख दी, ए का कंसंट्रेशन, तो आप ए भी लिख सकते हो ए टी, या आप ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो कंसंट्रेशन। उसके साथ ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। जैसे जैसे रेट जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ रेट और कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच ऐसा ग्राफ आ रहा है, तो ये आपको ये शो कर रहा है कि ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसके स्लोप से, जो इसका स्लोप आएगा, तो स्लोप जो होगा इसका tan थीटा होगा, थीटा एंगल गिवन होगा, स्लोप जो होगा वो उसका k की वैल्यू रेट कांस्टेंट होगा। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। तो पहला पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर की पहचान, पहली पहचान बेटा यही है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज बाय एन फोल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीज बाय एन फोल्ड। जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज हो रहा है उतना रेट भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन चलता जा रहा है रेट और कंसंट्रेशन ए का। तो उस हिसाब से हम जो है, यहां पर ध्यान रखना ये एक्स मैंने प्रोडक्ट वाला नहीं लिया, ये तो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैथ की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स यूज होगी। दूसरी पहचान क्या बताई थी मैंने आपको, देखो सेकंड पहचान मैंने कहा था यूनिट देख लो, रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता कर सकते हो आप। इफ यूनिट ऑफ, या सीधा ही लिख दो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का यूनिट देख करके डिसाइड कर सकते हो, इज टाइम इनवर्स। अगर कोई रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट टाइम इनवर्स दे रखा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे? यहीं से देख लो आप, सिंस रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, तो K1 इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन।
तो इसका यूनिट क्या होता है रेट का? रेट का होता है कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम डिवाइडेड बाय ये भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स आ गया। तो जिसके रेट कांस्टेंट K1 का यूनिट टाइम इनवर्स आ जाए वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पहचान होगी। और देखो अगर मैं आपको इसमें बोल दूं भाई ए की कंसंट्रेशन चेंज कैसे होगी, जैसे मैं बोल दूं ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और विद टाइम ए वर्सेस टाइम। मतलब अगर कोई रिएक्शन ए को फॉलो कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी वाला ध्यान देना, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो उसका जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। तो वेरी सिंपल, देखो अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला फार्मूला बनाया, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए की कंसेंट ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए इनिशियल है, इनिशियल कंसेंट्रेशन को 0 टाइम पे ए की कंसेंट्रेशन लिख देते हैं अपने, और ए माइनस एक्स को ए की कंसेंट्रेशन टी टाइम पे लिख देते हैं। तो इससे क्या होगी, ये मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे बन जाएगी हमारे पास, के टी 2.30 को वापस समेट लेते हैं तो नेचुरल लॉग ए को लिख देते हैं A0 अपॉन AT। ध्यान देना बेटा, क्योंकि थोड़ी छोटी मैथमेटिक्स यूज हो रही है। अगर मैं ये चीज नीचे वाली ऊपर ले जाऊं, ऊपर वाली नीचे ले जाऊं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां प्लस दिखाई दे रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस KT। माइनस KT लिखूंगा तो नेचुरल लॉग AT ऊपर हो जाएगा अब, और A0 इधर आ जाएगा। अगर मैं नेचुरल लॉग यहां से हटा दूं तो मैथमेटिकली ये जो है एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा। इसी को मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं ये यहां से हटा के इधर ले आऊं तो ये देखो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ऐसे लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू एक्सपोनेंशियल की पावर में इधर रह जाएगा AT अपॉन A0। मुझे ग्राफ तो AT का चाहिए ना, तो ग्राफ क्या बन गया देखो, AT इज इक्वल टू A0 एक्सपोनेंशियल KT। इसको बोलते हैं विलहेल्मी इक्वेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा ये आपको, विलहेल्मी इक्वेशन। क्या इंपॉर्टेंट दे रहा है, कहता है ये देखो ये है एक्सपोनेंशियल, आपने नाम सुना होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब 2 दुगनी 4 चौगुनी। ये क्या है, ए की कंसंट्रेशन, ए रिएक्टेंट है, टाइम के साथ ये देखो टाइम माइनस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा माइनस मतलब ए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ये ग्राफ बनाओगे बेटा, तो ये ग्राफ देखो ये ऐसे आएगा, ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगी, एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल डाउन जाएगा। एक्सपोनेंशियल डाउन मतलब ऐसे। लेकिन जब भी ऐसा डाउन जाता है तो कभी भी यहां टच नहीं करेगा, देखो मतलब यहां ए की कंसंट्रेशन 0 होनी चाहिए यहां पर, तो कभी भी ए कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। ऐसे क्या हो जाएगा, जैसे 1 है, 1 से क्या हो जाएगा हाफ, हाफ का आधा हो जाएगा 1/4, 1/4 का हो जाएगा 1/8, लेकिन 0 नहीं होगा कभी, डाउन तो हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डाउन। ए धीरे धीरे खत्म होता जाएगा लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, तो ये क्या शो कर रहा है कि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ ऐसे जाता है। इट मींस, इस बात का मतलब क्या हुआ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इट मींस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, नेवर गोज टू कंप्लीशन प्रैक्टिकली। एक्सपेरिमेंटली तो कभी भी जो है रिएक्टेंट खत्म होगा ही नहीं, 0 कभी हो ही नहीं पाएगा, थोड़ा थोड़ा कम 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 होता जाएगा लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन प्रैक्टिकली। बेटा प्रैक्टिकली ये कंप्लीशन को अप्रोच ही नहीं करेंगी, तभी तो कहते हैं जैसे बम की रिएक्शन होती है, जो बॉम्ब के अंदर रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, चेन रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जो बॉम्ब वाला रिएक्टेंट है कब कंप्लीटली कंज्यूम ही नहीं होता, रिएक्शन चलती रहती है, हार्मफुल है इसलिए। बैक्टीरिया का ग्रोथ देखो, फर्स्ट ऑर्डर बढ़ेगा तो भी फर्स्ट ऑर्डर में बढ़ेगा, डाउन होगा तो भी
फर्स्ट ऑर्डर में डाउन, रिएक्टेंट ऐसे डाउन होगा, प्रोडक्ट ऐसे ही बढ़ेगा, प्रोडक्ट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा तो 2 से 4, 4 से 8, तो बैक्टीरिया ऐसे ग्रोथ करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो कभी भी प्रैक्टिकली कंप्लीशन को अप्रोच नहीं करती है, बट थियोरेटिकली कह सकते हो, बट थियोरेटिकली वी कैन से फर्स्ट ऑर्डर reaction is completed in infinite time। अब बेटा इन्फिनाइट का कोई मतलब ही नहीं है, इन्फिनाइट टाइम मतलब थियोरेटिकली हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, एग्जाम में आएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब रिएक्टेंट कब कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो आप बोलोगे इन्फिनाइट टाइम। क्यों लिखा मैंने ऐसा इन्फिनाइट टाइम, ये देखो आपने अभी तो ये सब मैथमेटिक्स क्या बता रही है, मैथमेटिक्स यही चीज तो बता रही है कि ए टी इज इक्वल टू A0 E माइनस के टी। अगर टी की वैल्यू में क्या ले लूं, इन्फिनाइट, तो A A0 E के इन्फिनाइट से किसी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सारा मेरे पास, इन्फिनाइट करूंगा तो सारा AT का कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, सारा हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास A की कंसंट्रेशन 0 कब होगी, A की कंसंट्रेशन 0 तब होगी जब इन्फिनाइट, मतलब ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली तो AT कभी 0 होगा ही नहीं, AT की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ पाएगी। इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी। तो इन्फिनाइट का मतलब अगर उल्टा कर देंगे 1/E, एक चीज इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि माइनस पावर है ना, नीचे ले जाना। अब तो 1/E की पावर ये ऐसे लिख दोगे, फिर A0 E, ये पावर ये नीचे ले आओ, तो ये क्या आ जाएगी, A के इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0। तो क्या कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा ये, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। सो वी कैन से दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन इनफिनाइट टाइम, मतलब प्रैक्टिकली दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्लियर, किसी को डाउट बेटा यहां पर, क्लियर है, आगे चलो इस एक्सप्रेशन में। सुन रहे हो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो मैं आगे चलूं बेटा? यस सर। तो यहाँ सर पर देखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछा गया है और पिछले टाइम में बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन हुआ है ये, क्योंकि मैथमेटिक्स बेस्ड था, तो उसने पूछा था कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट, हमारा 99% जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन पिछले दिनों काफी पॉपुलर हुआ है, रेट और टाइम के बीच। भाई टाइम के साथ रेट कैसे चेंज होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो ये कैसे करेंगे, जो हमने एक्सप्रेशन पढ़े हैं उन्हीं का बेटा हमने यूज करना है। तो देखो क्या एक्सप्रेशन पढ़े हैं हमने, जैसे रेट है तो हमने तो ये पढ़ा है कि रेट इज इक्वल टू, पहले तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाओ आप, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर टी टाइम पर, ये इक्वेशन होता है। लेकिन यहां तो रेट तो आ गया लेकिन टाइम तो नहीं आया, कंसंट्रेशन आ रही है। तो एक दूसरी इक्वेशन भी तो पढ़ी जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाई आपको, विलहेल्म इक्वेशन, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी पढ़ा है हमने। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एक नई इक्वेशन बनेगी ना, रेट इज इक्वल टू के ए नॉट ई माइनस के टी। तो वही चीज आ गई जो एग्जामिनर पूछना चाहता था, वो रेट और टाइम में रिलेशन पूछना चाहता था। तो ये के ए नोट नया कांस्टेंट हो गया, के भी कांस्टेंट, ए नोट भी कांस्टेंट, और ये टाइम आ गया। तो इसका मतलब ग्राफ तो वही एक्सपोनेंशियल वाला आ गया। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर में रेट और टाइम के बाद ग्राफ करूंगा तो रेट क्या होता जाएगा, माइनस लगा हुआ है, तो उसी टाइप से धीरे धीरे
कम होता चला जाएगा, बस स्लोप। अब इस ग्राफ और ऊपर वाले ग्राफ में देखो डिफरेंस क्या है। ये वाला ग्राफ भी तो सेम आया, वो तो आपको निकालना आना चाहिए। ये ग्राफ जो था एक ही कंसंट्रेशन और टाइम के बीच था, एक ही कंसंट्रेशन और टाइम के बीच था, ऐसा ग्राफ आया। सेम ऐसा ही ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट और टाइम के बीच आएगा, क्योंकि इक्वेशन से हमने निकाला। तो यहां भी देखो रेट और टाइम के बीच भी ऐसा ग्राफ आया, बट ये स्लोप जो है, ये स्लोप जो आप देख रहे हो ये हाई है पहले वाले से, ये स्लोप। तो चाहे मैं एक ही कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ खींचूं और चाहे मैं रेट और टाइम में ग्राफ खींचूं, एक जैसे ग्राफ आएंगे और दोनों ही एक्सपोनेंशियल वाले इस टाइप वाले ग्राफ आएंगे हमारे पास। क्लियर बेटा? तो देखो फर्स्ट ऑर्डर की मैंने आपको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक बताई, अभी बहुत कुछ करना है हमें फर्स्ट ऑर्डर में। तो 3-4 प्रॉपर्टी बताई। पहली, जितने फोल्ड कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज करोगे उतने ही फोल्ड आपका रेट बढ़ जाए तो पॉजिटिव फर्स्ट ऑर्डर, उतने ही फोल्ड कम हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर बट नेगेटिव में आ जाएगा। दूसरा क्या, रेट कांस्टेंट के यूनिट से निकाला। अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट इज ऑब्जर्व्ड इन टाइम इनवर्स, इट मींस दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड, मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया कि सपोज एक ही कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगी, तो आप बोलोगे टाइम के साथ एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डाउन होगा। इसलिए ऐसी रिएक्शन कभी भी एक्सपोनेंशियली डाउन तो होंगी बट मैथमेटिकली जीरो नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली ये कभी भी कंप्लीशन को अप्रोच नहीं करेंगी। हाँ, थियोरेटिकली अगर टाइम इन्फिनिटी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारा टाइम हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट कंप्लीशन हो गया उसका। और रेट और टाइम का ग्राफ भी वैसा ही आएगा जैसा ग्राफ आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच बना रहे हो। क्लियर बेटा? तो ये आपका है, इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। और एक कोई स्टूडेंट मुझे वो कोई डाउट के लिए कह रहे थे, और भी किसी स्टूडेंट के डाउट हैं क्या डीपीपी में उस स्टूडेंट के अलावा? यस सर। हाँ, एक तो बेटा आपके थे, और किसी का भी मैं पूछ रहा हूँ, कोई और स्टूडेंट है? यस सर। अच्छा, तो ऐसा करें नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डीपीपी पहले ही डिस्कस कर लूंगा, मैं शेयर कर दूंगा फिर आपके साथ, जिसके भी डाउट हो। टेस्ट तो नहीं है? हाँ सर मैं प्रेजेंट कर दूं डीपीपी अभी? क्या कर दो? मतलब स्क्रीन शेयर करके मैं प्रेजेंट कर देती हूँ डीपीपी के क्वेश्चन। आपका क्लास अगला कितने बजे है अभी नेक्स्ट? मैं वो देख रहा हूँ। अभी तो नहीं है सर कोई। अभी कोई क्लास मतलब नहीं है? आज नहीं है तो फिर पूछ लो, कोई इश्यू नहीं, फिर तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लो आप, क्योंकि मैं फ्री हूँ अब, फिर पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके सर, पूछ लो बेटा। सर जो वेडनेसडे को टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है? वेडनेसडे को आपका टेस्ट का मैसेज आया आपके पास? तो हमारा जो टेस्ट मैसेज नहीं आया, बट फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे। अच्छा, तो जब भी देखो आपके पास जब भी टेस्ट होगा तो जो हमने पिछला जो टॉपिक खत्म किया है ना उसका टेस्ट लेंगे। जैसे अभी हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है हमारा, तो जो आपका पिछला सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट और जो हमारा अभी जो हमने कर लिया है फर्स्ट ऑर्डर तक, मतलब केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है बेटा। हमेशा ऐसे ही रहेगा, आप लास्ट वाला 2 दिन छोड़ दिया करो, जो टेस्ट से 2 दिन पहले कोई क्लास होती है तो उस टॉपिक को छोड़ के बाकी पीछे वाला हो जाएगा आपका। तो आप हमेशा, आपके लिए यही ऑर्डर बना रहेगा आपका, ठीक है? ओके सर। हाँ बेटा बोलो, जिसका क्वेश्चन है बोलो आप। हेलो सर। हाँ मधु बोलो। हाँ सर, एक्चुअली जैसे स्टूडेंट ये बोलते हैं ना कि वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं सर, इससे ना ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे जो आपकी स्क्रीन होती है ना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है अगर कोई और स्टूडेंट अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता है तो। अच्छा, जो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी आपकी एक बार कि सिर्फ वॉइस आ रही थी और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी? हाँ, वो कोई और बच्चा प्रेजेंट कर देता है, इस वजह से जो है वो आपकी स्क्रीन नहीं वो शो हो पाती है। हाँ, वो मेरी हर्ष से बात होगी, तो आप उसको कैसे करते हो फिर? मना कर दिया करो या रिमूव करो, कैसे करते हो फिर आप? तो अभी तो जैसे अभी ये गरिमा मित्तल ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की है। अच्छा, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। हाँ, तो अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप अगर कुछ नोट करोगे ना हाँ समझाने के लिए तो वो शो नहीं हो पाएगा।
हाँ नहीं, उसको तो यही बोल देंगे ना उस बच्चे को कि वो बोल के बता दे क्या है उसका, हाँ बोल के बता सकते हैं, हाँ। है ना। हाँ कोई भी डाउट है बोल के, या हाँ, ये कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बता पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ गरिमा बेटा, वैसे आप मुझे बोल के बता दो, मुझे समझ आ जाएगा, पता लग जाएगा। बोलो क्या प्रॉब्लम था। अभी आपको सर एग्जिट करके दोबारा इन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये फिर स्क्रीन फिर शो नहीं करेगी आपकी। मेरे, लेकिन मुझे तो वो कह रहा है योर स्क्रीन इज स्टिल। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। जो उधर वही वाला जो प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में होता था। हाँ हाँ हाँ, हम्म, आप एक बार रिमूव कर दीजिए फिर दोबारा से एंट्री कर लेना तो हो जाएगी स्क्रीन। अच्छा, योर स्क्रीन विजिबल, ठीक है। तो अब हाँ गरिमा, गरिमा यस सर। आप ना मुझे बोल के बता दो, क्योंकि जब आप उसमें कुछ लिखोगे तो फिर मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा मैं, तो मुझे कुछ पता नहीं लग पाएगा ना। आप मुझे क्वेश्चन बोल के बता दो। ओके सर। हम्म सर इसमें क्वेश्चन है, हम्म, इसका आंसर मुझे लग रहा है मे बी कि इसमें गलत दिया हुआ है, मतलब ऑप्शंस में। इसमें ठीक है। क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, उसकी हाँ, डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम/ml। तो ठीक उसमें है। कहा गया है कि सॉल्यूशन में 3 ग्राम ग्लूकोज है और 60 ग्राम वाटर है 15 डिग्री सेल्सियस पे। 3 ग्राम ग्लूकोज, 16 ग्राम या 60, 60 6 वाटर है, ठीक है। और 15 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है इसका। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू आयोटा सी आर टी, क्लियर। और पाई ये इज सब। इक्वल आयोटा का वैल्यू 1 हो गया। कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, एंड आर टी। नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज के निकाल लो आप, नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज के हो गए तो 1 नंबर ऑफ मोल हो गया 3/180। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू दे रखा है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा बेटा। मास दे रखा है 60 ग्राम और डेंसिटी 1 ग्राम है, तो 60 मिलीलीटर आ गया ये, है ना। सुन रहे हो बेटा यस मुझे। सर। यस 60 सर। मिलीलीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो गया, मोलरिटी बन गई, कंसंट्रेशन बन गया। आर का वैल्यू आपको जो पाई चाहिए कौन से यूनिट में चाहिए, पहले एटमोस्फेयर में निकाल लेते हैं। 0.08 वैल्यू रख दो एटमोस्फेयर वाली, टेम्परेचर 15 है, 273 में ऐड कर दो तो 298 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका जो आ जाएगा एटमोस्फेयर में आ जाएगा, क्लियर। यस तो सर। आपको देखो बेटा किस में चाहिए ये आंसर। सर एटमॉस्फेयर में ही चाहिए। हाँ, तो अब कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वो करेक्ट है आपका, जी सर। ठीक है। और बताओ बेटा, और कौन सा प्रॉब्लम है। एनी अदर अनदर क्वेश्चन। गरिमा आपका है कोई और। यस सर, एक मिनट। हम्म सर इसमें एक क्वेश्चन है 14th। हम्म इसमें मतलब फिगर दी हुई है और उसमें बताना है कि ऑस्मोसिस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अच्छा, ठीक है। इसमें इसमें एक जगह तो मतलब डेफिनेशन लिखी हुई है वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की जो स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ट हम्म अप ऑन सॉल्वेंट विच जस्ट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। सर ये वाली भी सही होनी चाहिए ना। ये वाला जो प्रेशर है, जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो जितना लिक्विड कॉलम होगा ना, लिक्विड का कॉलम है जो ऑस्मोसिस के थ्रू बना है, राइज हुआ है, उस ऑस्मोसिस को एचडीजी बोलते हैं, बोलने से जो बनेगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा।
अब एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाहता है आपसे, देखो अब इसमें। हेलो। सर उसने, यस सर, सर उसने कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ऑस्मोसिस के रिस्पेक्ट में। अब ऑस्मोसिस में बतानी है तो बेटा ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये जो बनेगा ये तो। ऑस्मोसिस सिर्फ जो होता है वो प्रोसेस होता है सोलवेंट का मूवमेंट, नहीं सर, मूवमेंट मतलब ऑफ कि सॉल्वेंट। कहां मतलब से? ये जो हम्म मतलब मैं सर ये कह रही थी कि ये जो स्टेटमेंट है ये वैसे तो हम्म सही है ना? हाँ वैसे ऑस्मोस सही है फ्लूइड। हाँ सही है, फ्लूइड फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर यही होता है जो प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर लगेगा आपका। ओके सर। हम्म और भी है बेटा कोई? बस सर ठीक मेरे है। तो हो गए। अच्छा, और किसी के हैं बेटा, किसी का क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है या मैं अभी लीव हो जाऊं? सर इस डीपीपी का 6th क्वेश्चन भी है, गरिमा प्लीज बोल देना। एक मिनट। बोल दो बेटा। सर इसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का। ठीक है। और दे रखा है कि सोल्यूशन में 3.4% सोल्यूशन है वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया अच्छा, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है यूरिया, ठीक है। 100 ml एंड 50 ml है 1.6% सोल्यूशन अगेन वेट बाय वॉल्यूम ऑफ केन शुगर। 50 मिलीलीटर है केन शुगर, है ना? हाँ, ये 1.6% सोल्यूशन 1.6% सॉल्यूशन, ये भी आपका वेट बाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस। 27 दोनों को मिक्स कर दिया है क्या? यस सर। दोनों को मिक्स किया है ना? और दोनों को मिक्स करके क्या फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर पूछना चाहता है वो आपसे? यस सर। सर इसका भी ऐस आंसर गलत आ रहा है। मैं बताता हूँ, ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, जैसे P1 V1 प्लस P2 V2 P3 V3 करते थे, वैसे ही करना है इसमें। तो π1 V1 प्लस π2 V2 इज इक्वल टू बनाना है π3 V3 आपने। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पहले पहले का निकालो आप। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा, ये तो वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है ना ही 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो π1 पहले निकालो आप, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो इसमें कैसे निकालोगे? π1 इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा तो 1 ही है दोनों में, तो C1 RT, C1 RT। तो π1 इज इक्वल टू C1 कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 3.4 ग्राम है। यूरिया का है तो 60 मोल आ जाएगा। वॉल्यूम जो है आपका ये कितना, 100 मिलीलीटर है पहले वाला। 100 मिलीलीटर इंटू 1000, तो कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी RT की टर्म में लिखो पहले तो। और π2 कितना बन जाएगा आपका, वो है 1.6%, तो 1/6 केन शुगर का कितना होता है, 342। वो भी आपका 100 मिलीलीटर में है और 1000 RT हो जाएगा। तीसरे वाला आपको निकालना है तो रख लेते हैं, π1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻³ 60 इंटू 100 RT। तो R का वैल्यू भी रखते जाओ चाहे रखना है तो आपको, T भी रखते जाओ, प्लस ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ 342 इंटू 100। अच्छा, RT के साथ V की वैल्यू भी रखनी है, देखो V कितना है, V1 100 मिलीलीटर है तो रख दो 100 मिलीलीटर। सर ये दूसरे वाले का 50 ml है वॉल्यूम। 50 है तो बेटा 50 यूज कर लेंगे। 15 नहीं 50। 50 है तो मैंने कहा यूज किया है, ये रहा 50 आ गया दूसरे का, तो इंटू 50 कर दो। और यहां भी 50 आएगा, फिर 50 मिलीलीटर है तो यहां भी 50 आएगा। इक्वल टू π3 निकालना चाहते हो, टोटल वॉल्यूम 100 इसका है, 50 इसका है, तो 150 आप कैलकुलेट कर लो। आर की वैल्यू भी यूज कर लेना, यहां भी RT आएगा। RT टेम्परेचर केल्विन में रखना है आपको, 27 है तो 300 कर देंगे। मतलब कॉन्सेप्ट ये यूज करना है, π1 V1 प्लस π2 V2 इज इक्वल टू π3 V3। कर लोगे? कैलकुलेशन बना लेना, हो जाएगा बेटा। और किसी का कोई प्रॉब्लम? हो गए बेटा सभी के?
कर दूं लीव बेटा? सर हाँ सर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं प्लीज? हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, ये नोट कर लो इसमें, 9929191327, 9929191327 कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम में अगर आता हो क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो आप, तो जैसे टाइम मिलेगा तो मैं उसका आंसर कर दिया करूँगा। ठीक है सर? हाँ सर आपने पाई 2 में जो नीचे 50 ले रखा है वो सर क्यों लिया है? हमें 1.6% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो उस हिसाब से तो 1.6 ग्राम पर 100 ml सोल्यूशन होता है ना। अब मैंने कहाँ लिया, मैं दोबारा चेक करूं। देखो पाई 3.4% ये वाला, हाँ ये 100 आएगा, 50 यहाँ आएगा, 50 ये 100 ही आएगा क्योंकि अच्छा, और परसेंटेज है ना। जो ये सेकेंड टाइम मतलब V2 की जगह हम 50 लेंगे। 50 लेंगे, V2 की जगह हम 50 लेंगे बेटा। कैसे? यहाँ V1 की जगह 100 ही लेंगे क्योंकि 100 ही दे रखा था। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन, बाय टिल देन नेक्स्ट क्लास।